ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फोर्थ लेसन है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो चेकआउट करिए, फिर इसके ऊपर आना। ठीक है, इस लेक्चर का पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है। अगर आपके पास A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ये आपको कोई भी एक सीरीज़ दी गई है जो GP में है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म multiplied by last term, that will be equal to second term multiplied by second last term, that will be equal to third term multiplied by third last term and so on। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम। सपोज करो आपके पास है 2 और उसके बाद है 6 सर 18 54। ठीक है, ये हमारे पास एक GP है जिसमें आपके पास कॉमन रेशो क्या है 3 है। 2 3 6 6 3 18 18 3 54। तो लास्ट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, ठीक है, वो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 54, डैट शुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 18। ठीक है, और हम इसको अगर सॉल्व करते हैं दोनों के केसेस में आपके पास आंसर कितना आता है 108। मतलब ये वाली जो हमारी चीज़ है ये प्रूव होगी कि ये सही है। ठीक है, थोड़ी सी और बड़ी सीक्वेंस ले लेते हैं हम, जैसे 3 6 12 24 48 96। ठीक है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म 3 मल्टीप्लाइड बाय 96, that should be equal to second term multiplied by second last term, that should be equal to third term multiplied by third last term। ठीक है, इन तीनों के केसेस में अगर आप कैलकुलेट करते तो आपके पास 288 आंसर आएगा। ओके, अगर ये 6 टर्म्स की जगह सपोज करो 5 टर्म्स ही होती तो यहाँ तक ही होता 48 तक, तो ये तब भी एप्लीकेबल है। बस एक छोटी सी चेंज है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड लास्ट टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है डेट इज़ 12 और थर्ड लास्ट टर्म क्या है वो भी 12 है। ठीक है, तो इन ईच केस आपके पास क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 144, कुछ इस तरह से। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कंसेप्ट 1। ठीक है, इस तरह से। सेकंड कंसेप्ट के ऊपर है कि भी हम वेरिएबल क्या डिफ़ाइन करें। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम वेरिएबल्स क्या लें। हम जनरली अगर कोई भी GP में होती है सीरीज़ तो हम ले लेते हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, वो सही भी है, बट कभी कभी क्या होता है आपको दिया होता है कि प्रोडक्ट, खासकर वो क्वेश्चन जिसमें प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट आपको कुछ पर्टिकुलर कोई वैल्यू दी गई होती है। उस केसेस में हमें GP के जो टर्म्स है वो बहुत ही ध्यान से चूज़ करने पड़ते हैं। कैसे, 2 केसेस बनते हैं। अगर आपके पास 3 टर्म्स इन GP आ जाए, ठीक है, 3 टर्म्स, तो कौन कौन से टर्म्स होंगे वो आपने उनको चूज़ करना है। जो सबसे मिड वाली टर्म है वो A हो गई, नेक्स्ट वाली टर्म जो है A मल्टीप्लाइड बाय आर, और उससे पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी A डिवाइड बाय आर। अब देखो, अब तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा आर आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास A क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर 5 टर्म्स आ गए, और नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, अभी 4 की नहीं बात की मैंने, 5 की बात की। उसमें क्या आ जाएगा, मिड टर्म होगी A, फिर उसके बाद AR, उससे पहले A अपॉन आर, उसके आगे AR स्क्वायर, उससे पहले A अपॉन आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इन केसेस में जो आपका कॉमन रेशो है, ठीक है, कॉमन रेशो डेट इज़ इक्वल टू आर, ये याद रखना, ये आर के बराबर आता है। और अगर आपके पास आ जाए इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स, मतलब जैसे नंबर ऑफ़ टर्म्स है 4 टर्म्स आ जाए, ठीक है, तो उसमें ऐसे कोई मिड वैल्यू में एक वैल्यू नहीं होंगी, 2 वैल्यूज़ होंगी। वो कौन सी होंगी, इसको गायब कर दो, क्या आ गया A अपॉन आर और AR, ये 2 वैल्यूज़ मिड में आ जाएंगी। ठीक है,
अब उसके बाद वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेट विल बी ए आर क्यूब, ए आर स्केयर नहीं आएगी, ए आर क्यूब आएगी। और इससे पहले वाली जो वैल्यू आएगी डेट विल बी ए अपॉन आर क्यूब। अगर आप चारों को मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे भी आर जो है बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, आपके पास ए के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 6 टर्म्स की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएंगी, ठीक है, बीच में आ गया ए अपॉन आर और ए आर, आगे पीछे लग गए ए आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है, और उसके आगे पीछे लग गए ए रेस्ट पर 5, ए अपॉन आर रेस्ट पर 5, ए आर रेस्ट पर 5, ए अपॉन आर रेस्ट पर 5। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो डेट इज इक्वल टू आर स्केयर। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर हैं ए बी एंड सी, फॉर एनी 3 numbers A, B and C to be in GP, ठीक है, तो 3 नंबर ए बी सी अगर GP में हैं देन बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा कुछ आपके पास सिचुएशन आती है कि बीच वाले का स्केयर और जो एक्सट्रीम्स में है उसके प्रोडक्ट के बराबर है, तो हम क्या कहते हैं कि वो तीनों जो हैं जीपी में है। यहाँ पर जो बी है इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, और यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए सी आ जाती है। बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, b की जो वैल्यू है वो क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ही ले लेते हैं। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये है हमारे पास एक एग्जांपल, गिवन अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड देयर रेशो। तो हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं, लेट इट बी ए एंड बी, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डेट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16ab। ठीक है, इसको इस तरह से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लिया था तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14ab। ए बी मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू 14। यहाँ पर ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 14 अपॉन 1, कुछ इस तरह से। मतलब कोई भी नंबर है उसका सम उसके रेसिप्रोकल के साथ क्या है, 14 अपॉन 1 है। अब इसके आगे क्या करें, ये देखो ए अपॉन बी तो हमें रेशो फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, ए अपॉन बी को एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ पी, और पी क्या है, इन 2 नंबर की क्या है, रेशो है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, p प्लस 1 अपॉन पी इक्वल्स टू 14। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, साफ पता चल रहा है इसकी स्प्लिटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, श्री धराचार्यस मेथड या फिर आप कह लो फॉर्मूला मेथड, उससे निकाल लेते हैं। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज नेगेटिव ऑफ b नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो p की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 192 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 64 अपॉन 2।
64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो 14 प्लस माइनस 8√3 अपॉन 2, तो दिस इम्प्लाइज p की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4√3। तो ये हमारा आंसर है, यही हमारी रेशियो है बेसिकली। जैसे अर्थमेटिक मीन में हमने इंट्रोड्यूस किया था n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, सिमिलरली ये कंसेप्ट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। देखें कैसे, हमारे पास दो नंबर्स हैं a एंड b और उनके बीच में मेरे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स मैंने इंसर्ट करने हैं, जैसे g1, g2, g3 टिल gn, ठीक है, सच दैट a, g1, g2, g3, gn and b are in forms a geometric progression, ये पूरा का पूरा geometric progression फॉर्म करे। तो मेरे पास अगर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म क्या होगी, डेट विल बी ज्योमेट्रिक फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म क्या होगी, डेट विल बी सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, मैं tn-1 लिख रहा हूँ बट वो gn वाले के साथ डिफरेंट है ये, ठीक है, डेट विल बी nth ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड लास्ट टर्म विल बी योर b। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 बनेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे कि हम t2 अगर सेकंड टर्म की बात करें तो वो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय r⁻1, जो कि हमारा बन रहा है फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म की बात करूं, a इंटू r⁻3 डेट बिकम्स आर थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूँ तो वो किस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरा nth ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू ar⁻n, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे वो होगा कॉमन रेशो। कॉमन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है b और फर्स्ट टर्म है a, इन दोनों का हम सहारा लेंगे। कैसे, देखो, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+2, तो b की बन जाएगा ar⁻n+2 -1, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो आपके पास आया है, ये कि इसकी वैल्यू आई है, ये b की वैल्यू आई है, तो मैंने लिख दिया b = 2। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि n+2 क्यों लिया मैंने, तो आप देखो आपका जो a और b के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन्स है, n ज्योमेट्रिक मीन्स है, और इन दोनों को मिलाकर मेरे पास क्या बन जाता है, n+2 टर्म्स बन जाती है। मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं डेट कम्स आउट टू बी n+2। तो यहाँ इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, तो आपके पास आ जाता है n+2 - 1 कम्स आउट टू बी n+1, तो b इज इक्वल टू ar⁻n+1। तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ से r निकाल लेते हैं। r⁻n+1 क्या आ गया, डेट विल बी इक्वल टू b/a, और r की वैल्यू क्या आ गई, b/a होल रेज़्ड टू द पावर 1/n+1। ये बॉक्स में डाल रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले कॉमन रेशियो की वैल्यू ढूंढनी है। जैसे हम अर्थमेटिक मीन में भी क्या करते होते थे, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालते थे, उसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता था। इसी तरह इसमें भी हमें सेम करना है, सबसे पहले कॉमन रेशियो ढूंढनी है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। वो क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो, फाइंड एनी टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, नंबर ले लेते हैं हम 1 and 64 ले लेते हैं, 1 and 64, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या ढूंढनी है हमें, वो है हमारा r = b क्या है 64, a क्या है 1, ठीक है, ये b है और ये a है। तो 64 डिवाइडेड बाय 1 होल रेज़्ड टू पावर n क्या है हमारे पास, डेट इज़ 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 + 1, डेट कम्स आउट टू बी 64 होल रेज़्ड टू द पावर 1/3। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 64 की,
तो आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 होल रेज़ टू द पावर 1/3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, कैंसलेशन हो गई, तो 2 रेज़ टू पावर 2 दैट कम्स आउट टू बी 4। तो मेरे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो अब हम आराम से ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास पहली टर्म क्या है 1, इसमें मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म आ गई, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन की पहली टर्म होगी। तो 4 जो है हमारा ज्योमेट्रिक की पहला ज्योमेट्रिक मीन है। इसमें 4 मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, ये मेरा सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है। इसमें मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 64, ठीक है। तो ये हमारा b है, ठीक है। तो हमारे पास 1, 4, 16 एंड 64, ये आप अगर देखोगे तो पूरी की पूरी सीरीज़ जो है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। हमारे पास एक सिचुएशन है, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स a and b, if two geometric means g1 and g2 are introduced between them, then find the value of this expression, ठीक है। g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब, यहाँ पर a कैपिटल A क्या है, डेट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्मॉल a एंड b। तो जो हमें मालूम है चीज़ें, जो हमें फॉर्मूले मालूम है, उससे शुरुआत करते हैं। मतलब हमारे पास a एंड b है, ठीक है, इस तरह से, और उसके बीच में मुझे दो ज्योमेट्रिक मीन्स g1 और g2 इस तरह से इंट्रोड्यूस करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या ढूंढेंगे, डेट इज़ कॉमन रेशियो r। तो r क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू b अपॉन a, और कितने ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, 2 हैं, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 1/3, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आ गया, सॉरी कॉमन रेशियो आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, g1, वो होगा a मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है। मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन a रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। ये मेरे पास पहला ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब आपके पास न्यूमरेटर में a रेज़ टू पावर 1 है और डिनोमिनेटर में a रेज़ टू पावर 1/3 है। कॉमन बेसिस हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो a रेज़ टू पावर 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 1/3, डेट कम्स आउट टू बी b रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। यहाँ से हम g1 क्यूब निकाल लेते हैं, g1 क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, डेट इज इट। अब हम निकालते हैं g2 ज्योमेट्रिक मीन 2, डेट विल बी g1 मल्टीप्लाइड बाय r। मतलब g1 की वैल्यू क्या है आपके पास, डेट कम्स आउट टू बी a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय r क्या है, b रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन a रेज़ टू पावर 1/3। ऐसे ही बन रहा है ना हमारा, देखो a मल्टीप्लाइड बाय r g1 बन गया, g1 मल्टीप्लाइड बाय r g2 बन गया, g2 मल्टीप्लाइड बाय r b बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम a सॉल्व कर लेते हैं कॉमन बेसिस वाले, a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1/3, डेट कम्स आउट टू बी a रेज़ टू द पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3, सॉरी। तो यहाँ से हम g2 क्यूब निकाल लेते हैं, डेट कम्स आउट टू बी a b स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को बॉक्सेस में डाल देता हूँ सो डैट हम फाइनल एक्सप्रेशन में इनको यूज़ कर सकें। अब आते हैं a पर, कैपिटल A, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b डेट विल बी a प्लस b अपॉन 2। हमें क्या चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाय a b, स्मॉल a b है ना, डेट कम्स आउट टू बी a प्लस b अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ab, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करते। अब ये वाले जो एक्सप्रेशन है मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय ab, डेट कम्स आउट टू बी। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम उनको पुट कर दें, इसको भी बॉक्स में रख देता हूँ। ये जो 3 वैल्यूज़ हैं हम ये फाइनल एक्सप्रेशन में पुट डाउन कर देते हैं। तो ये बन जाता है a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b अपॉन 2 इंटू ab। तो ऊपर ab मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास आ जाता है ब्रैकेट के अंदर a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ab
और ऊपर चले जाएगा आपका 2 जो नीचे ऊपर जो के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कैंसलेशन हो रही है a+b की और ab की, तो आपके पास फाइनल जो आया आंसर है डेट इज़ 2। तो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। प्लीज़ अपनी नोटबुक में इसको साइड बाय साइड लिख लेना। तो पहला पॉइंट कहता है इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ एन AP बाय सेम नंबर देन द रिजल्टिंग सीरीज विल ऑल्सो बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर मेरे पास नंबर्स हैं 1, 4, 7, 10, 13, ये मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। अब इसमें मैं कुछ भी इसको ब्रैकेट्स में रखे कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँगा, ठीक है, कुछ भी कर लेते हैं। चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो नई सीरीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, डेट विल बी 2, 8, 14, 20 एंड 26। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। देखो इस केस में क्या था, कॉमन डिफरेंस 3 का था, ठीक है। अब जो हमारे पास नई सीरीज़ आई है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, वो 6 का हो गया। मतलब ओरिजिनल 3 का था, मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो उसका कॉमन डिफरेंस भी ट्वाइस हो गया, देखो, है ना। तो इससे पता चलता है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक मीन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले केस में अर्थमेटिक मीन जो है हमारा डेट इज़ 7 और दूसरे केस में अर्थमेटिक मीन जो है हमारा डेट इज़ 14। इससे ये पता चलता है जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन के ऊपर भी वही असर होगा। मतलब अगर पहले में अर्थमेटिक मीन 7 था तो दूसरे में अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 डेट इज़ इक्वल टू 14। If A1, A2, A3, A4 are in AP, then lambda raised per A1, lambda raised per A2, lambda raised to the power A3, lambda raised to the power A4 are in GP. लैम्डा आपका कोई भी कांस्टेंट है। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ये 1, 4, 7, 10, 13 जो था हमारा AP में था, तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 7 एज कांस्टेंट। तो 7 raised to power 1, 7 raised to the power 4, 7 raised to the power 7, 7 raised to the power 10, 7 raised to the power 13, ये क्या हो जाएगा, ये आपका GP बन जाएगा। अगर 1, 4, 7, 10, 13 AP में है तो ये जो पांचों हैं टर्म्स हैं ये क्या बन जाएंगी, ये आपकी GP में बन जाएंगी। और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 7 और कॉमन रेशियो क्या होगा, डेट इज़ 7 raised to power 3। इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट के ऊपर देखें
अगर सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर A1, A2, A3, A4 आर इन GP, ठीक है, देन log A1 टू द बेस लैम्डा, log A2 टू द बेस लैम्डा, log A3 टू द बेस लैम्डा, log A4 टू द बेस लैम्डा आर इन AP। चलो देख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32, ये हमारा GP में, ठीक है। तो बेस हम ले लेते हैं 4, लैम्डा की वैल्यू मतलब, तो log 2 टू द बेस 4, log 4 टू द बेस 4, log 8 टू द बेस 4, and then log 16 to the base 4 and log 32 to the base 4, ठीक है। ये क्या होगा, AP में होगा। चलो देखते हैं कैसे है। जैसे log 2 to the base 4 क्या है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, ठीक है। अगर लॉगरिदम्स नहीं आते उसका लेक्चर भी अपलोडेड है, तो प्लीज़ वो देख लेना। तो पहले की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2⁻², डेट इज़ हाफ आ गई। दूसरे केस में 4 और 4 है 1, फिर 2⁻³ है 8 और 2⁻² है, यहाँ पर आ जाएगी 3/2। इसी तरह से 4⁻² है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 2, और ये 2�5 है, ये 2⁻² है, तो आ जाएगी 5/2। और आप देखोगे ये जो सीरीज़ आपके पास आई है, ये क्या है, ये AP में है, ठीक है। ये AP में कैसे है, देखो पहली टर्म हाफ है, दूसरी टर्म क्या होगी 1, हाफ ऐड करके, तीसरी टर्म क्या होगी, फिर हाफ ऐड किया, डेट इज़ 3/2, फिर हाफ ऐड किया, फिर 2, फिर हाफ ऐड किया, 5/2। तो ये जो आपकी टर्म है, क्या टर्म्स जो हैं AP में, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, हाफ है। तो ये